हेलो डियर लर्नर्स। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है, कि हाउ टू राइट सेंट्रल आइडिया। ठीक, तो सेंट्रल आइडिया कैसे लिखें। ठीक, तो क्लास 10th के लिए ये है वीडियो, क्लास 10th। ठीक, क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर जो है पोएम का, उसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, और इसके जो पोएट हैं वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट हैं वो एक प्रकृति से जुड़ी हुई जो भी प्राकृतिक चीज़ें होती हैं उसी पर कविताएं वो लिखते हैं। और ये जो डस्ट ऑफ स्नो है ये भी नेचुरल चीज़ ही है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या है, नेचर के पोएट हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं। ठीक, तो इनका एक और चैप्टर है, अगला चैप्टर है आप ही लोगों में है, क्लास 10th में ही, और उसका नाम है, दूसरा पोएम है फायर एंड आइस। इसके भी पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक, तो दोनों चीज़ें अगर आप देखें, जैसे स्नो, फायर, आइस, ये सब क्या हैं, नेचुरल चीज़ें हैं। ठीक, तो इन्हें हम कह सकते हैं पोएट ऑफ नेचर। ठीक, तो इस कविता में डस्ट ऑफ स्नो में हम पढ़ेंगे, पहले हम इसको मिटा दे रहे हैं। ये देखें, डस्ट ऑफ स्नो क्या है चैप्टर, इसमें क्या बताया गया है कि ये जो कविता है, कवि इसमें कहना चाहते हैं कि किस तरीके से किसी का मूड जो दुखी है एक छोटे से इंसिडेंट से चेंज हो जाता है। अगर खुश है तो एक छोटे से इंसिडेंट से उसका मूड ऑफ भी हो जाएगा। ठीक, जैसे अभी 12th फेल जो मूवी आई है, देखने के बाद लोगों के अंदर एक अलग उत्साह पैदा हो जा रहा है। ठीक है, कि बेटा हम तो अब IAS बनने वाले हैं, तो वो अलग चीज़ है। उसी तरीके से कोई एक छोटी सी ऐसी घटना हो जाती है, जैसे उसमें कोई भी चीज़ है, जैसे हम जा रहे हों, ठीक है, किसी पेड़ के नीचे, फूल का पेड़ है, और अचानक से हवा चली, फूल गिर गए आपके ऊपर, आहा क्या आनंद है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि कवि दुखी था और वह जा रहा था, जंगल से होकर के गुजरा, अचानक से उसे हेमलॉक पेड़ मिला। ठीक है, हेमलॉक एक वृक्ष होता है जो जहरीला फल देता है। ठीक है, जहरीला फल इस पे लगता है। हेमलॉक पेड़ जो होता है फॉरेन में, ठीक है, उस पे क्या होता है, जहरीला फल, उसका फल कोई खाता नहीं है। तो कभी जाता है तो उस हेमलॉक ट्री पे एक कौवा बैठा था, क्रो बैठा था। ठीक है, और वो क्या करता है, कभी जैसे उस वृक्ष के नीचे जाता है वो कौवा हिला देता है उस वृक्ष को। अब कौवा जैसे वृक्ष को हिलाया, डस्ट ऑफ स्नो जो बर्फ़ के कण उस पर थे पेड़ पर, वो क्या हो गए, कवि के ऊपर गिरने लगे। अब जैसे कवि के ऊपर वो डस्ट गिरे, स्नो के बर्फ़ के कण जैसे ही कवि के ऊपर गिरे, कवि भाव विभोर हो गया। यानी कि वह जितना दुखी रहा होगा, अब पता नहीं क्या क्या कारण था भाई, अलग अलग दुख है दुनिया में, कौन है जो जिसका दुख ख़त्म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे दिक्कतें होती हैं मानव जीवन में, तो कभी को भी कोई दिक्कत रहा होगा। ठीक, तो अचानक से बर्फ़ के कण गिरने से उसका मूड क्या हो गया, चेंज हो गया, और उसके बाद जो उसका बाकी का जो बचा हुआ दिन था वो बच गया। क्यों, क्योंकि जैसे जब आदमी का दिमाग ख़राब हो जाता है तो क्या करता है, वो सोचता है कि यार हमको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, कोई इंसिडेंट हुआ, किसी से कहा सुनी हो गई, तो जब बाद में जाते हैं ना, तो जो ओवर थिंकिंग होते हैं, जैसे हम हैं और भी लोग होंगे, तो ओवर थिंकिंग वाले क्या करते हैं, इसे नहीं करना चाहिए, अगर हम ऐसे जवाब दिए होते तो ऐसे होता, अगर हम उसको ऐसे कहे होते तो ऐसे हो गया होता। तो ये हमारे दिमाग में वो स्ट्राइक करने लगता है बार बार। तो ऐसे करते करते हमारा जो बचा हुआ दिन होता है वो भी क्या हो जाता है, व्यर्थ चला जाता है। हम उसे फालतू में
बर्बाद कर देते हैं। ठीक, अगर ऐसा हो कि हमारा मूड फिर जो ऑफ था वो फिर से चेंज हो जाए, ठीक है, हैप्पी मूड में आ जाए, ठीक है, तब क्या होगा कि जो हम फालतू में बर्बाद करने वाले थे समय को, उसको हम क्या कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे अपने किसी और काम में। तो कभी का मूड जो खराब था और जिस वजह से उसका जब अभी तक का दिन बर्बाद हो गया था, अभी तक का मतलब जब तक बर्फ के कण नहीं गिरे थे, और जैसे ही बर्फ के कण गिरते हैं वो क्या होता है, उसका मूड चेंज हो जाता है। तो जब सेंट्रल आइडिया लिखेंगे, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है कि कैसे लिखते हैं। सेंट्रल आइडिया जब लिखेंगे, ठीक, तो ये मान लीजिए एक लाइन में हेडिंग डाले, उस लाइन को छोड़ देना है, उसके नीचे वाले लाइन में जो दूसरी लाइन होगी उसमें से लिखेंगे, उसके ठीक नीचे से कैसे लिखेंगे, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। और पोएम का जो सेंट्रल आइडिया का मतलब थीम क्या है इस पोएम का, और इस पोएम का यही थीम है, हाउ अ स्मॉल इंसिडेंट कैन चेंज वंस मूड फ्रॉम गुड टू बैड और बैड टू गुड। जैसे मान लो जा रहे हैं, कोई देख करके मुस्कुरा दिया, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, ठीक है, और जा रहे हैं किसी से फालतू में बहस हो जाती है, तो जो गार्डन गार्डन हुआ था वो फिर से क्या होगा, उसकी दिमाग फिर ऑफ हो जाएगा, खराब हो जाएगा, आदमी फिर कहेगा डिप खराब आदमी है, चलो छोड़ो, ठीक, तो आदमी का मूड ऑफ हो जाएगा, तुरंत खराब हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे उसका मूड पहले खराब था, बर्फ के कण गिरते हैं मूड चेंज हो जाता है, ठीक, तो वही उसका थीम है कि जिस तरीके से बर्फ के कण गिरने से कभी का मूड ठीक हो जाता है और वह बाकी का जो बचा हुआ समय था उसको यूटिलाइज कर लेता है, वही मेन चीज़ है। तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, उसके बाद कॉमा करेंगे और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में पोएम का नाम लिखेंगे डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, और फिर लिखते हैं कंपोज्ड बाई, कंपोज्ड बाई, फिर पोएट का नाम, और देखिए पोएट का नाम और पोएम का नाम जितने शब्द होंगे वो शब्द क्या होंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल में होंगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और डस्ट ऑफ स्नो में, ठीक है। ये जो प्रीपोजिशन कंजक्शन आते हैं इसको काउंट नहीं किया जाता है। अब उसके बाद कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इज ए डिस्क्रिप्शन, इज ए डिस्क्रिप्शन, इतना तो हर पोयम में लिखना है आपको, ये फिक्स है कि यहाँ तक चाहे वो हाई स्कूल हो चाहे इंटर हो, अगर आप सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं तो इतना तो आप सब में लिख सकते हैं, बशर्ते चेंज क्या करना होगा, पोयम का नाम और पोएट का नाम। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि सेंट्रल आइडिया, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम फलाने कंपोज्ड बाई ढेमाके इज ए डिस्क्रिप्शन, ठीक है, इतना हर पोयम में रहेगा, कोई भी पोयम आए इतना चीज लिख देंगे, बस वो पोयम का नाम चेंज कर देंगे और पोएट का नाम चेंज कर देंगे। इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ ए स्मॉल इंसिडेंट कैन चेंज वंस मूड, फुल स्टॉप, ठीक। हाउ ए स्मॉल इंसिडेंट कैन चेंज वंस मूड, किस तरीके से एक छोटी सी घटना किसी के भी मूड को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। और उसके बाद लिखेंगे द पोएट सेज दैट ही वॉज सैड and going somewhere through a forest when a crow
shook the dust of snow, shook down the hemlock tree, shook down the hemlock tree, the dust of snow fell on the poet, and जब पोएट पे गिरे तब क्या हुआ? His mood changed, तब उसका मूड बदल जाता है. एंड चेंजेस चेंज्ड, ऐसे कर दे रहे हैं, एंड चेंज हिज मूड. आफ्टर दैट ही ऑल्सो, इतना ही रहने दें, ठीक है, इतना ही बहुत है. और इसमें अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, ये जो सेकेंड फॉर्म लिखे हैं वर्ब का, ठीक, इसको कोशिश ये कीजिएगा कि हमेशा जो सेंट्रल आइडिया लिखेंगे ना, तो सेंट्रल आइडिया में कौन सा टेंस यूज करना है? प्रेजेंट टेंस, क्योंकि कभी हमेशा कहता है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे. जैसे कभी कहता है तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में रहता है, तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसी भी टेंस में लिख सकते हैं. तो उसका मूड चेंज हो जाता है और क्या होता है? एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, ठीक, और जो दिन का बचा हुआ हिस्सा था उसको बचा लेता है. इतना लिख देंगे, बहुत है. 3 नंबर का आता है, क्या लिखेंगे, ठीक है. कक्षा 10 के लिए इतना बहुत है. अब इसको समझिए कि यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा, डिस्क्रिप्शन तक. उसके बाद जो थीम होता है कि किसके बारे में वो पोयम है, जो मेन आइडिया है, उसको लिख देंगे कि क्या है, ठीक, उसको लिखेंगे. जैसे इसमें लिखे हैं, हाउ ए स्मॉल इंसिडेंट कैन चेंज वंस मूड. उसके बाद लिखते हैं कि कभी कहता है दैट ही वॉज सैड और गोइंग कहीं, समवेयर, गोइंग समवेयर थ्रू ए फॉरेस्ट, एक वन से होकर जा रहा था. और एक कौवा, जब एक कौवे ने हेमलॉक पेड़ को हिलाया और डस्ट कहाँ गिर गए? कभी पर गिरे, तो क्या हुआ? उसका मूड चेंज हुआ और उसके जो बचे हुए दिन थे वो सेव हो गए, ठीक. तो इस तरीके से सेंट्रल आइडिया लिख देंगे, ठीक है. और एक दूसरी कविता है इसी की, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है. और इसी पोएट की एक और कविता है, दूसरा पोयम, और वो दूसरा पोयम है, उस पोयम का नाम है फायर एंड आइस. उस पोयम का क्या नाम है? फायर एंड आइस. ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखा है. और इस कविता में क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बता दें कि फायर एंड आइस जो एक पोयम है, नाम से ही पता चल रहा है, आग और बर्फ, इसी दो चीज़ों के बारे में है. तो इसमें लोग, प्राचीन समय में लोगों के अंदर धारणाएं थी, ठीक है, किस बारे में? कि दुनिया का अंत कैसे होगा, कि दुनिया का अंत कैसे होगा, इसको लेकर के 2 प्रमुख धाराएं लोगों के दिमाग में थी. या तो दुनिया का अंत आग से होगा, या तो दुनिया का अंत बर्फ से होगा. ऐसा मतलब मानना था लोगों का कि कहीं आग लग जाएगी, पूरी दुनिया में आग लग जाएगी, पूरी दुनिया खत्म. या हो सकता है कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो जाए और पूरी दुनिया खत्म. जैसे आइस एज एक मूवी है, ठीक है, कार्टून वाली मूवी है, एनिमेटेड मूवी है, ठीक. तो उसमें एक हाथी होता है, शेर होता है, और ऐसे ही कुछ जानवर होते हैं. तो उसमें आइस एज नाम इसीलिए ही पड़ा कि चारों तरफ केवल बर्फ ही बर्फ होते हैं. और हाथी नहीं होता, मैमोथ होता है, बड़े वाले हाथी जो प्राचीन समय में हुआ करते थे. ऐसा मतलब मानना है, पता नहीं, स्केल वगैरह मिले हैं. मैमोथ जो होते हैं
हाथी से कई गुना बड़े होते हैं। अब सोच लो, ये हाथी इतना बड़ा है तो वो हाथी कितना बड़ा रहा होगा, ठीक। और ऐसे हम लोगों में जब हम क्लास 6 में थे तो हमारे सर जी एक थे, ठीक है, वो हम लोगों को साइंस पढ़ा रहे थे। तो लोगों के ऐसे बहुत सारी धारणाएं हैं। कयामत, इसको हम क्या कह सकते हैं, कयामत। तो कयामत को लेकर के लोगों के अंदर दो विचारधाराएं थी, या तो आग से दुनिया का अंत हो या कयामत आए, या फिर बर्फ जम जाएगी तब कयामत आ जाएगा, यानी कि लोग मर जाएंगे, ठीक है। तो उस तरीके से लोगों के अंदर बहुत सारी विचारधाराएं हैं। तो वो सर जी हमको बता रहे थे कि साइंस के हिसाब से, अब हमको उतना जानकारी नहीं है, पता नहीं क्या है, लेकिन उन्होंने जो कहा था अभी भी मुझे याद है कि साइंस के हिसाब से सबको पता है कि सन क्या है, एक स्टार है, और स्टार जो है एक टाइम पीरियड के बाद ख़त्म होता है, ठीक है। तो जब कोई चीज़ ख़त्म होती है, जलने के बाद जब कोई चीज़ ख़त्म होता है तो उसका आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर आप कागज़ जलाएंगे तो कागज़ को जलाने के बाद जब आप उसकी राख जब बचेगी, वो जल जाएगा तो उसकी आकृति जो, उसका आकार जो है बढ़ जाता है, ठीक। तो सूर्य जो है वो पहले से ही पृथ्वी से कई गुना ज़्यादा बड़ा है, और चूंकि नज़दीक में है इसीलिए दिखता है, बाकी तारे बहुत दूर हैं। तो जब वो उसका टाइम ख़त्म होगा तो उसका आकार और कई गुना बढ़ जाएगा, और वो जब गिरेगा, या गिरेगा क्या, वैसे होता है तारे जब मरते हैं तो उनके अंदर जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। तो वैसे भी वही हाल उसका भी होगा, या तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति से खींच ले, या फिर जब गिरे तो पृथ्वी उस तरीके से कयामत कह सकते हैं कि हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे वो चीज़ें हमको नहीं देखनी, यहाँ पे हमको देखना है कि दुनिया का अंत या तो आग से होगा या तो बर्फ से होगा। ये लोगों के अंदर विचारधाराएं थीं। कवि का मानना था, कवि फेवर्स दोज हु, जो कवि था उसने टेस्ट किया फायर को या डिज़ायर को, और उसको लगा कि डिज़ायर इज इक्वल टू फायर। फायर को क्या मान लेता है कवि, डिज़ायर मान लेता है, ठीक। और आइस को क्या मान लेता है, हेट्रेड। तो डिज़ायर क्या, डिज़ायर होते हैं लस्ट, ग्रीड, ठीक है, अवेरिश, ठीक। और हेट्रेड जिलसी, ठीक है, हेट्रेड और जिलसी। अब ये जो इच्छाएं हैं, अच्छा हमारी इच्छा, जैसे हम शुरू में जब बनाए थे वीडियो तो हमने सोचा था कि अगर 1000 व्यूज़ होगा तभी हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, और दुर्भाग्य था या सौभाग्य था पता नहीं, 1000 व्यूज़ तो आया, ठीक है, 1K हुआ, लेकिन लॉकडाउन में और लॉकडाउन लग गया, फिर दूसरा वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला, और उसके बाद फिर धीरे धीरे ज़्यादा टाइम हो गया, ठीक। तो अब पता नहीं क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है ठीक ही है। तो जो हमारी इच्छाएं होती हैं अगर वो पूरी हो जाती हैं तो हमारी इच्छाएं बढ़ने लगती हैं, ठीक है। तो वो डिज़ायर जो होती है वो आग की तरह होता है, जितना पूरा होगा उतना बढ़ेगा। यानी कि आग को जो चीज़ मिलती जाएगी, अगर आग में चीज़ें बढ़े, मिलती रहें उसको जलने के लिए, ज्वलनशील होने के लिए जो चीज़ें उसको ज़रूरी हैं वो मिलें, तो आग बढ़ने लगता है। तो इच्छाएं भी उसी तरीके से होती हैं, जितना इच्छा पूर्ति होगा उतना इच्छा बढ़ेगी। कि जैसे साइकिल पर जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो खुश थे, साइकिल मिल गया, फिर ऐसा था कि रेंजर मिल जाता तो थोड़ा बढ़िया, फिर रेंजर साइकिल मिल गया, फिर जैसे जैसे बड़े हुए, यार पैडल चलाने में मज़ा नहीं है, पैडल दबाओ तो साइकिल भागेगी। और गर्मी के मौसम में जब हवा चलती है और वो विपरीत दिशा से, यानी कि जाना है पूरब में, पश्चिम साइड से हवा आ रही है, ठीक है, पूरब में जाना है, पूरब से ही हवा पश्चिम साइड में बह रहा है, अब सीधे टकराएंगे तो पैडल दबाएंगे तो मेहनत लगेगा। तो यह सोचते थे काश बाइक होता तो खाली कान ऐठते, गर्र दे भागता। और जब बड़े हुए, बाइक हुआ तो अब ठंडी में ठंडा लगता है। तो ये होता है यार 4 व्हीलर होता तो ठंडी में ठंडी नहीं लगता, बारिश में भीगते नहीं, गर्मी में गर्मी नहीं लगता, ठीक है। तो इच्छाएं जितनी पूर्ति होंगी, हमारी इच्छाएं उतनी भड़कती हैं। मतलब जो चीज़ पूरा हो जाएगा उसको अब उससे बेहतर चीज़ पाने की कोशिश करेंगे ना, ठीक है। जो हमारे पास हो जाता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है।
तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि इच्छाएं जो हैं वो आग रूपी हैं, जितना पूरा होगा उतना भड़केगा, उतना इच्छाएं बढ़ती हैं। ठीक है, तो इच्छाओं के गुलाम होते चले जाते हैं। When desire control you and even over your mind, that becomes क्या, ग्रीड या अवेरिस उसको कह सकते हैं। कोई चीज पाने की तीव्र लालसा, तृष्णा, या कह सकते हैं क्या कहते हैं, जुनून। हाँ, एक शब्द है जुनून। तो जुनून जब हद से बढ़ जाता है, ठीक है, जैसे वो गाना ना, इसको जुनून हद से बढ़ जाए तो पता नहीं क्या क्या कर जाए। तो जब इच्छाएं जुनून बन जाती हैं, मतलब प्रबल हो जाए, वो इच्छा जो है जब दिमाग पर हावी हो जाए, तो आदमी भला बुरा कुछ नहीं देखता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इच्छाएं जो हैं आग रूपी हैं। क्यों? क्योंकि जितने पूर्ति होगा उतने भड़केगा, उतने इच्छाएं बढ़ेंगी। और आइस जो है, आइस की तुलना कभी किससे मान लिया है? हेट्रेड से। तो जब इच्छाएं प्रबल होती हैं तो इच्छाओं से भी, इच्छाएं आग की तरह हैं, तो उससे भी दुनिया का अंत हो सकता है। बहुत देख लो, चारों तरफ लड़ाई झगड़ा होता है। ठीक है, पाकिस्तान की इच्छा है कि वो हिंदुस्तान को ख़त्म कर दे, है, पूरी दुनिया पर उसी की हुकूमत हो। हिंदुस्तान वालों को लगता है कि आज सुधरेगा, कल सुधरेगा, तो वो उनके ऊपर है। ठीक है, अब हमारा है दयालु प्रवृत्ति है, कहते हैं जाओ बेटा थोड़ा सा और जी लो, थोड़ा और दिन। लेकिन मानसिकता है, क्योंकि इच्छाएं जैसे जैसे मिलती हैं, इच्छाएं क्या होती हैं? प्रबल होती चली जाती हैं। अब छोटी छोटे बहुत सारे ऐसी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं आप, आसपास में भी, अपने जीवन में भी, और देशों में भी, अन्य जगहों पे भी इच्छाएं हैं जो लड़ाई करवा रही हैं। जैसे अमेरिका का था, तो उसका इच्छा ये था कि बाऊ ईरान इराक से सब तेल और ले लो, तो जब तक मिला तब तक लूटा खाया। ये कुछ नहीं बोलना चाहिए, नहीं चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो इच्छाएं हैं, तो इच्छाओं से ही मारकाट हो रहा है बाऊ, तो इच्छाओं के कारण ही इतना दहन हो रहा है। इसीलिए इच्छाओं को क्या कर लिया है? वो आग बना दिया है, आग से सिंबलाइज कर दिया है। और जो आइस है वो हेट्रेड से। अब एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं नफरत। ठीक, नफरत क्या है? ईर्ष्या क्या है? ये भी लोगों के अंदर होती है। ठीक है, अपने अड़ोस पड़ोस में ही देख लेना, अगर तुम अच्छा करोगे तो तुमसे जलने वाले 1000 मिलेंगे। मम्मी पापा गुरु, इनके अलावा तुम्हारा कोई भला चाहेगा नहीं, और चाहेंगे कि हमेशा तू बिगड़ो। ठीक, तो वो चीज़ें अलग हैं। तो लोगों के अंदर ईर्ष्या से भी लोग, दुनिया का अंत हो सकता है। काहे कि अगर सब आदमी एक दूसरे से जलन ही रखने लगे तो कोई किसी का भला नहीं करेगा, और एक दूसरे का नुकसान ही करते रहेंगे, फिर लड़ाई झगड़ा होगा, फिर से वही हाल होगा, पतन होगा। तो कभी भी यहाँ पे किसके पक्ष में है? डिजायर, यानी कि फायर वालों के पक्ष में है। मानता है कभी कि दुनिया का अंत फायर से होगा, लेकिन उसको लगता है कि ईर्ष्या भी कुछ कम नहीं है, ये भी दोहरी तलवार है, ये भी पर्याप्त है दुनिया का अंत करने के लिए। ठीक, और कभी किसके साथ था? आग वालों के साथ। लेकिन वो हेट्रेड वालों को, यानी कि आइस वालों को भी कम नहीं कहता है, वो कहता है ये भी पर्याप्त है दुनिया का अंत करने के लिए। तो दुनिया का अंत या तो आग से हो सकता है या फिर बर्फ से। तो यहां पे सेंट्रल आइडिया कैसे लिखेंगे? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम फायर एंड आइस कंपोज्ड बाई, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख लिए। इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ 2 पॉपुलर व्यूज। किसके बारे में? रिगार्डिंग regarding the end of the earth। ठीक है, रिगार्डिंग द एंड ऑफ द अर्थ, यानी कि दुनिया का अंत होने के लिए, या अर्थ के जगह पे वर्ड भी लिख सकते हैं, एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया के अंत होने के लिए 2 पॉपुलर व्यूज हैं। व्यू लिखे हैं क्या? व्यूज होगा,
ठीक है, 2 पॉपुलर व्यूज, उसी के डिस्क्रिप्शन के बारे में है, यानी कि उसी का वर्णन किया गया है इस कविता में। द पोएट सेज, आगे लिखेंगे द पोएट सेज दैट he favors with those who think that the world will end in fire. He also says that ice is also powerful to end the world. He symbolizes fire as desire and ice, तो जो सिंबलाइजेज है उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, आइस एज सिंबलाइजेज फायर विथ डिजायर एंड आइस विथ हेट्रेड, फुल स्टॉप, खत्म। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि इस कविता में कवि कहता है, कवि उन लोगों के पक्ष में है जो ये सोचते हैं कि दुनिया का अंत किससे होगा, फायर से, और वह यह भी कहता है कि बर्फ भी पर्याप्त है, शक्तिशाली है टू इन द वर्ल्ड, दुनिया का खात्मा करने के लिए। उसने सिंबलाइज किया, माना फायर को डिजायर से और आइस को हेट्रेड से। ये छोटी सी चीज़ें हैं कि जो आप समझे उसी को क्या कर देंगे, अपने भाषा में ट्रांसलेट करके लिख देंगे, वही सेंट्रल आइडिया हो जाएगा। सेंट्रल आइडिया का मतलब ही है आप उस कविता से क्या सीखे या क्या समझे वो आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। ये चीज़ें बदल सकती हैं, बस इतना चीज़ आपको सेम लिखना है। डिस्क्रिप्शन जो भी है वो सबका सेम ही होना चाहिए, काहे कि कविता के बारे में एक ही चीज़ तो बताया जा रहा है कि दो प्रमुख व्यूज़ हैं दुनिया के अंत का, उसी के बारे में वर्णन है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है, जो आप समझे इतना आप लिख देंगे। उसके बाद द पोएट सेज दैट, यहाँ से जो लिखना है ना, ये आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है कि जो आप समझ रहे हैं उस कविता से उसी को लिख दीजिएगा। इसके बाद अमेंडा है, ट्री है, बॉल पेन है, फॉग है, ठीक, और हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स हैं। ये सारी जो पोएम्स हैं आप उनको पढ़ने के बाद जो समझें, उनमें से जो भी सारांश समझ में आए उसी को अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके लिख देंगे तो वही सेंट्रल आइडिया बन जाएगा। ठीक, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। ठीक है, थैंक यू, गुड लक।